नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जेई क्लासेस मेरठ पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आप पढ़ते हैं हमारे साथ ज्योग्राफी। साथियों, हमने कल बात की थी किसके बारे में। हम भारत की रिवर पढ़ रहे थे, मतलब भारत की नदियां। तो हम चर्चा कर चुके थे यमुनोत्री, गंगोत्री और भागीरथी नदी के बारे में। तो गंगा के दो अगर शीर्ष स्रोतों की बात करें तो भागीरथी और कौन सी हो जाती है, अलकनंदा। और ये पूरी रिवर क्या हो जाती है, गंगा। हमने कल जाना था कि गंगा की दाहिने तरफ की नदियां। तो साथी क्या कि गंगा की दाहिने तरफ की नदियां कौन कौन सी हैं। खानमेर की पहाड़ियों से निकलने वाली साथियों कौन सी है, खानमेर की पहाड़ियों से निकलने वाली बनास, और इंदौर के चानापा पहाड़ी से निकलने वाली चंबल, दोनों मिलती हैं और आगे चलकर इटावा के पास यमुना में मिल जाती हैं। यमुना की अन्य एक सहायक नदी है तमसा, ये वाराणसी के आगे यमुना में मिल जाती है। गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है कौन सी, सोन, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती थी। और इसके बाद हुगली, और हुगली के बाद दामोदर नदी बाएं तरफ से, दाहिनी तरफ से गंगा में मिलती हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे हमारा क्या था। ठीक है, चलिए चलो। फिर हमने जाना था कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की साथी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। तो ये जो ब्रह्मपुत्र है साथियों, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। जैसा कि आपकी सभी की स्क्रीन के सामने मैं एक बार आपको क्लियर करा देता हूं। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के पास से चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। और साथ ही जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है यहां से, तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। जब ये असम तथा मेघालय में बहती है तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। और जब ये कहां पर प्रवेश करती है साथियों, गंगा की जो जलधारा कहां पर बहती है साथियों, बंगाल में। कौन सा बंगाल, मतलब पूर्वी बंगाल, यानी बांग्लादेश में बहती है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा, जब पद्मा तथा जमुना दोनों आपस में मिलते हैं तो इनकी संयुक्त जलधारा को क्या बोला जाता है साथियों, मेघना। इसकी संपूर्ण अगर सहायक नदियों की बात करें तो दिबांग, लोहित, बराक, सुबनगिरी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है। तो हमने कल क्या पढ़ा था वो सारी चीजें आज बात करेंगे। भारत के प्रमुख बांध, और उससे आगे चलेंगे भारत में परिवहन। सभी को पता है कि भारत में परिवहन मुख्यतः कितने के द्वारा होता है, स्थल से, जल से और वायु से। स्थल परिवहन के दो भाग हैं, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। तो उसमें आज हम करेंगे रेल परिवहन के बारे में। ठीक है, चलिए। सिंधु जल समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू व आयूब खान के मध्य हुआ था। पाकिस्तान के पीएम कौन थे, मतलब पाक पीएम कौन थे, आयूब खान। और जवाहरलाल नेहरू ये पीएम कौन थे, ये इंडिया के थे उस टाइम पे, इंडिया के पीएम थे, है ना। सिंधु झेलम चुनाव का 80% पानी पाकिस्तान के पास और 20% पानी भारत के पास। और जबकि साथी अगर मैं बात करूं तो एक सेकंड, कलर चेंज करेंगे इसमें। ठीक है, रावी, व्यास और सतलुज नदी का 20% पानी किसके पास था साथियों, पाकिस्तान के पास, और 80% था हमारे पास। इसके बाद होता है गंगा जल समझौता 1996 में, हमारे थे देवगौड़ा साहब और उधर से थी शेख हसीना। तो चलिए, एक दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनमें जो सबसे प्रमुख नदी है साथियों वो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। लेकिन हम थोड़ा सा जान लेते हैं स्वर्ण रेखा नदी। साथियों ये जो स्वर्ण रेखा नदी है छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होती हुई कहां पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। रायपुर के फरसिया से नदी निकलती है महानदी। कौन सी, रायपुर के फरसिया से निकलती है महानदी। और ये कहां पर गिर जाती है साथी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होती। नासिक के त्रंबकम से कौन सी नदी निकलती है साथियों, गोदावरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से होते हुए कहां पर, बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए यहां पर गिर जाती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से निकल जाती है। साथियों यहां पर मैंने नदियों के बारे में थोड़ा इसलिए कम करवाया है कि आप इसे जल्दी से थोड़ी सी डिटेल है याद कर सकें। फिर मैं इसके बाद आपको थोड़े से बांध कराऊंगा इनसे जुड़े हुए, और आगे जब भी हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हम भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में कितने वाटरफॉल्स हैं। जैसे सबसे अगर बड़े जलप्रपात की बात करें तो कौन सा हो जाता है, जोग या गढ़सोपा। अगर सबसे बड़े ऊंचाई में सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो हो जाता है कुंजीकल। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की तरफ।
वृद्ध गंगा गोदावरी को जानते हैं, और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं साथियों? कावेरी को कहते हैं। ठीक, चलो। विंध्याचल पर्वतमाला से विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है कौन सी साथियों? नर्मदा। नर्मदा नदी खम्मात की खाड़ी में गिर जाती है और ये सतपुड़ा पर्वतमाला की एक श्रृंखला है। कौन सी? अमरकंटक का पठार, वहां से ये नदी निकलती है। देखो, भारत की दो प्रमुख नदियां, अधिकांश नदियां कैसे बहती हैं? अधिकांश बड़ी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन ये एकमात्र दो नदियां हैं, नर्मदा तथा ताप्ती, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। मतलब इनकी दिशा क्या है? विपरीत है। और ये मध्य प्रदेश के बोलताई से निकलती है। कौन सी? आपकी ताप्ती। तो जो आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला है उसके उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा। और दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती। ठीक है। अब इस पर्वतमाला के बारे में जाना था कि विंध्याचल पर्वतमाला कहां से? गुजरात से लेकर बिहार तक फैली हुई है। इसे विंध्यन, कैमूर तथा भांडेर के नाम जाना जाता है। जबकि जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, गुजरात में राजपीपला, मध्य प्रदेश में महादेव और छत्तीसगढ़ में मेघाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा व ताप्ती, जैसा कि आपके सामने है। ठीक है, यहां तक थी हमारी सारी बातें। और चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पर। भारत के प्रमुख बांधों के बारे में बताएंगे कि भारत में प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय कौन सा है साथियों? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहां पर है? तो सोनभद्र में स्थित है। और साथियों किस नदी पर? सोन नदी पर नहीं। सोन नदी पर नहीं है। कभी सोन नदी सोचने लगो तो किस नदी पर है? रेहंद नदी पर है साथियों। किस पर? रेहंद नदी पर। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। और वो कहां पर है? सोन नदी पर है। ठीक है, चलिए अपनी स्क्रीन पर चलते हैं, एक बार यहां पर लिख के देखते हैं। तो यहां पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर हमारे पास ज्यादा ऑप्शन रहेंगे। तो चलिए चलते हैं। चलिए, 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 वापस से आ चुके हैं हम अपनी अच्छी सी प्यारी सी स्क्रीन पर। तो देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश, शुरुआत करेंगे, है ना। तो टॉपिक क्या है आज का हमारा? 15 से 20 मिनट में भारत के बाद कंप्लीट करेंगे। हम आपको देंगे कंटेंट और आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। ठीक है साथियों, तो भारत का, और बेहतरीन कंटेंट मिलेगा आपको, भारत के प्रमुख बांध। तो कौन सा है साथियों? भारत के प्रमुख बांध। तो साथियों भारत के प्रमुख बांध। अब भारत का प्रमुख बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है साथियों। कौन सा? ये जो गोविंद बल्लभ पंत थे, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे। तो कौन सा है साथियों? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। तो क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। ये क्या है साथियों? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय। अब कहां पर पड़ता है? किस नदी पर? तो रेहंद नदी पर पड़ता है। और उत्तर प्रदेश के कहां पर? सोनभद्र जिले में। तो सोनभद्र है उत्तर प्रदेश का एक जिला, सोनभद्र जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो उत्तर प्रदेश के तो पढ़ ही रहे थे। सो सोनभद्र में पड़ता है। और क्या है साथियों? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जम्मू कश्मीर में शुरू करना चाहिए था, शुरू से पढ़ लेते। तो साथियों पहले करा चुके हैं। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती चिनाब नदी पर थे। उरी तथा बालामुरा झेलम पर थे। दुर्मुख तथा भांगड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में थे। ठीक है,
तो उनके बारे में हम पहले बता चुके हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पर पड़ता है? रेहंद नदी पर साथियों। और कहाँ पर पड़ता है? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का दूसरा जलाशय कौन सा है साथियों? माता टीला बांध, जो कि पड़ता है बेतवा नदी पर ललितपुर में। तो कौन सा है साथियों? माता टीला बांध। तो पहला ये हो जाता है और दूसरा कौन सा हो जाता है साथियों? माता टीला बांध किस नदी पर है साथियों? बेतवा नदी पर। और कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला। साथ ही ये जो ललितपुर जिला है, ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। आप लटके देखेंगे तो ये ललितपुर पड़ता है, तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? मध्य, उसी से घिरा हुआ है। ठीक है। अच्छा, आगे बात करेंगे हम किसके बारे में? आंध्र प्रदेश के प्रयोग बांध। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमने बात पढ़ा कि गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहां पड़ता है? रेहंद नदी पर। और कहां पर? सोनभद्र में। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय। और दूसरा क्या है कि माता टीला बांध बेतवा नदी पर पड़ता है ललितपुर जिले में। तो आइए चलते हैं आगे। चलिए, आंध्र प्रदेश। देखो, आंध्र प्रदेश में बहने बहने वाली दो प्रमुख नदियां हैं साथियों। कौन सी? गोदावरी तथा कृष्णा। तो कौन सी साथियों? गोदावरी तथा कृष्णा। और गोदावरी नदी पर जो सबसे प्रमुख बांध है वो कौन सा है साथियों? श्री राम सागर। कौन सा साथियों? श्री राम सागर। और दूसरा बांध है साथियों रामगुंडम। तो श्री राम सागर और रामगुंडम बांध किस नदी पर है साथियों? गोदावरी पर। श्री राम सागर और रामगुंडम बांध किस पर है साथियों? गोदावरी नदी पर। आगे बात करेंगे किस नदी पर है साथियों? एक बांध है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है साथियों? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और किस पर? कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है साथियों? कृष्ण नदी पर। पहला बांध कौन सा हो जाता है साथी? श्री राम सागर। और दूसरा कौन सा हो जाता है? नागार्जुन सागर। और तीसरा क्या है? रामगुंडम सागर। ठीक। आगे बात करेंगे कृष्णा नदी पर अन्य दो बांध हैं। ठीक है। तो कृष्णा नदी पर क्या है? अन्य तीन बांध हैं, लेकिन वो पड़ते हैं साथियों कहां पर? कर्नाटक में। ठीक है, वो कहां पर पड़ते हैं साथियों? कर्नाटक में। तो हम आंध्र प्रदेश से तरफ चलेंगे कहां पर? कर्नाटक में। तो हमने यहां पर आंध्र प्रदेश में पड़ने वाले तीन प्रमुख बांध पड़े। कौन सा? श्री राम सागर, रामगुंडम और नागार्जुन सागर। श्री राम सागर और रामगुंडम कहां पड़ता है साथियों? गोदावरी नदी पर। और नागार्जुन सागर पड़ता है साथियों कृष्णा नदी पर। अब चलिए देखते हैं आगे, और कौन सा बांध है साथी? कर्नाटक। कर्नाटक में बहुत बड़ी मात्रा में नदी बहती है। कौन सी साथियों? कृष्णा। क्योंकि कृष्णा नदी मुख्य रूप से दो नदियों से मिलकर बनी है। और उसकी जो सहायक नदी है साथियों वो कौन सी है? तुंग भद्रा। तुंगभद्रा काफी पानी लेकर आती है। तुंगा प्लस भद्रा के योग से मिलकर बनी है तुंगभद्रा। और आगे जाकर ये किसमें मिल जाती है? कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो पहला बांध कौन सा है कृष्णा नदी पर? कर्नाटक में अलम मट्टी। तो अलम मट्टी बांध है कहां पर साथियों? कर्नाटक में। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। आगे दूसरा बांध है कौन सा साथियों? बासव सागर। तो कौन सा बांध है साथियों? बासव सागर। तो आलम मट्टी तथा बासव सागर जो बांध है किस नदी पर कहां पर पड़ते हैं साथियों? कर्नाटक में। और एक है साथियों नारायणपुर। नारायणपुर बांध। ये तीनों बांध कहां पड़ते हैं? कर्नाटक में। और किस नदी पर है साथियों? कृष्णा नदी पर। ये पेपर में आए दिन पूछ जाते हैं कि भाई आलम मट्टी बांध, बासव सागर बांध, नारायणपुर बांध, ये कहां पर पड़ते हैं? किस नदी पर पड़ते हैं? कृष्णा नदी पर पड़ते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे साथियों कौन सा है? होमरी बांध। होमरी बांध। ये भी साथियों होमरी बांध जो है ये भी कर्नाटक में है, लेकिन नदी बदल जाती है। और नदी कौन सी हो जाती है? कावेरी। तो नदी कौन सी हो जाती है साथियों? कावेरी नेवर पर है कौन सा आपका? होमरी बांध।
तो होमरी बांध कहां पर पड़ता है साथियों? कावेरी नदी पड़ता है कहां पर? कर्नाटक में। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम कहां की तरफ साथियों? पंजाब की तरफ। ठीक है, पंजाब में एक बांध पड़ता है रणजीत सागर बांध, जिसे हम थीन बांध के नाम से भी जानते हैं, और ये रावी नदी पर पड़ता है। किस पर? रावी नदी पर। तो थीन बांध मुझे आता है पेपर में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कौन सा? थीन बांध। थीन बांध को अन्य पंजाब को लिखेंगे तो पंजाब में कौन सा है साथियों? थीन बांध, है ना। पंजाब में एक और बांध था भांगड़ा नागल बांध, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर था। थीन बांध इसका नाम क्या है? रणजीत सागर बांध। तो कौन सा है साथी? रणजीत सागर बांध। किस पर है साथी? रावी नदी पर। रणजीत सागर बांध रावी नदी पर पड़ता है, और सभी को पता है साथियों कहां पर है? पड़ता है पंजाब में। देखो, भारत का अगर सबसे लंबे बांध की बात करें तो भारत का सबसे लंबा बांध वो है उड़ीसा में पड़ता है हीराकुंड बांध। तो भारत का अगर सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि कहां पर पड़ता है? उड़ीसा में। किस पर? महानदी पर। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। पहले एक बार देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश में कौन सा बांध बांध पड़ता है? श्रीराम सागर रामगुंडम गोदावरी नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा पर। थीनबाद रणजीत सागर पंजाब पड़ते हैं रावी पर। कर्नाटक में जो पड़ने वाले बांध हैं कौन से हैं? अलमट्टी, बासव सागर और नारायणपुर बांध कृष्णा पर। और होमरी बांध कहां पड़ता है? कावेरी नदी पर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध कौन सा है साथियों? हीराकुंड। साथियों, भारत का सबसे लंबा बांध है, ना कि बड़ा। ठीक, भारत का सबसे बड़ा जो बांध है, लंबा सॉरी, कौन सा बांध है? हीराकुंड। कहां पर पड़ता है? महानदी। किस नदी पर पड़ता है? महानदी। और राज्य कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा में पड़ता है यह बांध। तो साथियों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध, जो कि पड़ता है उड़ीसा में। ठीक, चलो आगे चलते हैं। महाराष्ट्र में एक बांध है जिसे शिव सागर जलाशय के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र में एक नदी बहती है कोयना नदी। कोयना नदी पर एक बांध है साथियों, कौन सा बांध है? शिव सागर जलाशय। इसे कोयना बांध के नाम से भी जानते हैं। देखो साथियों, कोयना बांध, कोयना नदी, तो आपसे पेपर में संभावना बनती है कि कोयना बांध कोयना नदी पर, तो यहां से नहीं देगा, लेकिन वो आपसे कोयना की जगह क्या पूछ सकता है? शिव सागर जलाशय। तो शिव सागर जलाशय कहां पर स्थित है? तो हमारा क्या है? हम पढ़ेंगे कौन सा? शिव सागर जलाशय। तो कौन सा है साथी? शिव सागर जलाशय। शिव सागर जलाशय। शिव सागर जलाशय, जिसे हम अन्य नाम से क्या बोलते हैं? कोयना बांध भी बोलते हैं। तो साथियों क्या? कोयना बांध। किस नदी पर है साथियों ये? कोयना नदी पर। किस नदी पर है? कोयना नदी पर। और कोयना नदी कहां पर बहती है साथियों? महाराष्ट्र में। कोयना नदी कहां पर बहती है साथियों? महाराष्ट्र में। तो शिव सागर जलाशय या फिर कोयना बांध किस नदी पर है? कोयना नदी पर, महाराष्ट्र। तो यहां पर आपसे पूछने की संभावना है, वो कोयना बांध ना देकर क्या दे देगा साथियों? इंपोर्टेंट डाल लेना, शिव सागर जलाशय। तो पूछेगा शिव सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है? तो साथियों कोयना नदी पर स्थित है शिव सागर जलाशय। ठीक, आगे एक तमिलनाडु का एक प्रमुख बांध है मेट्टूर बांध। कौन सा है? मेट्टूर बांध, और वो पड़ता है साथियों कावेरी नदी पर। कौन सा है? कावेरी नदी पर। तो कौन सा है साथियों? मेट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कहां पर साथियों? तमिलनाडु में। तो कौन सा बांध है साथियों? मेट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कहां पर पड़ता है साथियों? तमिलनाडु में। ठीक है, आगे पड़ता है राजस्थान में एक बांध पड़ता है, और कौन सा बांध पड़ता है साथियों? बीसलपुर बांध, जो किस नदी पर है? बनास नदी पर है। बनास नदी कहां से निकलती है? राजस्थान के राजसमंद जिले के खानमेर की पहाड़ियों से निकलती है आपकी बनास नदी। तो बनास नदी कहां से निकलती है? अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि बनास नदी कहां से निकलती है? राजस्थान का एक जिला था राजसमंद, वहां पर स्थित है खानमेर की पहाड़ियां,
वहां से निकलती है बनास नदी, जिसे बन की आसा के नाम से जाना जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में साथियों, राजस्थान के प्रमुख बांध के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है साथियों, राजस्थान। राजस्थान में क्या है साथियों, पहला बांध हो जाएगा आपका बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध कहां पड़ता है साथी, बीसलपुर बांध किस नदी पर है साथियों, बनास नदी पर। तो बीसलपुर बांध किस नदी पर है साथियों, बनास नदी पर। ठीक, बीसलपुर में पड़ता है इसे, इसलिए इसे बीसलपुर बांध कहते हैं। आगे पड़ता है साथियों माही बजाज बांध। कौन सा साथियों, दूसरा है माही बजाज बांध। माही बजाज बांध किस पर पड़ता है साथियों, माही नदी पर। किस पर, माही नदी पर। ये तो साथियों आपकी जो माही नदी है ये क्या करती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही नदी क्या करती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो माही बजाज बांध राजस्थान में पड़ता है किस पर, माही नदी पर। तीसरा आपका बांध है साथियों राणा प्रताप सागर बांध। ये राणा प्रताप जी से याद कर सकते हैं, वो चित्तौड़ से थे। राणा प्रताप सागर बांध तो कहां पड़ता है साथियों, राणा प्रताप चित्तौड़ से थे, और मतलब पूरी उनकी जो रियासत थी उसे मेवाड़, और मेवाड़ की राजधानी क्या हुआ करती थी, चित्तौड़ हुआ करती थी। ठीक, तो राणा प्रताप सागर बांध कहां पड़ता है साथियों, ये पड़ता है चित्तौड़ में पड़ता है, लेकिन किस नदी पर है, तो चंबल। किस नदी पर है साथी, चंबल रिवर पर है आपका राणा प्रताप सागर बांध। अच्छा, राजघाट बांध किस नदी पर पड़ता है, राजघाट बांध किस नदी पर पड़ता है साथियों, तो उत्तर प्रदेश में राजघाट बांध। राजघाट बांध उत्तर प्रदेश का एक और बांध है साथियों, राजघाट बांध। ये पड़ता है साथियों बेतवा नदी पर, और कहां पर, ललितपुर झांसी में। ललितपुर व झांसी में, ललितपुर व झांसी में पड़ता है ये आपका बांध। कहां पर पड़ता है साथी, ललितपुर व झांसी में। ललितपुर व झांसी में। तो कौन सा बांध है साथियों, राजघाट बांध। ये कहां पड़ता है, ललितपुर झांसी में। ठीक है, ये थे हमारे बांध। लेकिन अभी जो दो स्टेट हैं उनके बांध नहीं कराए गए हैं। कौन सा स्टेट है साथियों, मध्य प्रदेश, और दूसरा कौन सा है साथियों आपका, उत्तराखंड, है ना। मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर दो प्रमुख बांध पाए जाते हैं, उसी तरह उत्तराखंड में टेहरी बांध और ऐसे बांध पाए जाते हैं। तो ये दो स्टेट के बांध मैं अगली क्लास में करा दूंगा, लेकिन आप खुद से इन बांधों को देखेंगे कि कौन कौन से बांध यहां पर इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप खुद से इन दो राज्यों के बांधों को देखेंगे, और बाकी मैं अगली क्लास में तो करा ही दूंगा, लेकिन शुरू में सबसे आने से पहले, जैसे शुरू में सबसे पहले आऊंगा तो तभी इन बांधों को करा दूंगा। तो आप खुद से करेंगे, क्योंकि कुछ अपने आप भी करेंगे। तो आप दो स्टेटों की बात करेंगे, कौन सा, पहला मध्य प्रदेश, और दूसरा साथियों कौन सा, उत्तराखंड। तो एक बार देख ले रहे हैं, फिर शुरू करेंगे भारत में परिवहन व्यवस्था किस प्रकार चलती है। ठीक है, चलिए, है ना। ये सारे डाटा याद करने वाला होता है कि भारत के प्रमुख बांध, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भारत का सबसे बड़ा जलाशय, रेहंद नदी सोनभद्र, और माता टीला बांध बेतवा नदी पर, ललितपुर जिला। और तीसरा कौन सा अभी इसमें जोड़ा था हमने, राजघाट बांध। राजघाट बांध ललितपुर झांसी में पड़ता है, किस पर साथियों, बेतवा नदी पर। किस पर, बेतवा नदी पर, ललितपुर व झांसी में पड़ता है। ठीक है, यहां से आगे चले थे हम किसकी तरफ, आंध्र प्रदेश। श्री राम सागर रामगुंडम बांध गोदावरी नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। फिर पंजाब का एक बांध था प्रसिद्ध थीन बांध, जिसे रणजीत सागर बांध के नाम जानते हैं, कहां पड़ता है, रावी नदी पर। भांगड़ा नागल बांध के बारे में बता दिया था। आलमट्टी बासाव सागर नारायणपुर सागर कृष्णा नदी पर है, पड़ता है। और होमरी बांध कावेरी नदी पर। आगे चले थे, हमने पढ़ा था भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा। श्री राम सागर जलाशय या फिर कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र। मेट्यूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु। ठीक, सलेम में पड़ता है। राजस्थान का बीसलपुर बांध बनास पर, माही बजाज बांध माही नदी पर, और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर। राजघाट बांध के बारे में हम आपको करा ही चुके हैं, राजघाट बांध।
और जब शुरू में सिंधु की नदियां बढ़ाई थी तो उस पर उसके बांध हमने साथ के साथ करा दिए थे, क्योंकि सिंधु नदी पर जो बांध पड़ते हैं, सिंधु की जो सहायक नदी है कौन सी आपकी, चेनाब। चेनाब पर बांध पड़ता था पहला कौन सा, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। झेलम पड़ी थी उरी तथा बारामूला। और सतलुज की बात करी थी तो बांगड़ा नागल बांध तथा दुर्मुख बांध इसी पर पड़ते थे। एक किशनगंगा बांध पड़ता था झेलम की सहायक नदी नीलम पर। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है भारत में परिवहन। भारत में परिवहन, तो देखो साथियों यहां पर जानेंगे भारत में परिवहन कितने प्रकार से होता है। एक तो होता है आपका स्थल परिवहन, स्थल के द्वारा। दूसरा होता है साथियों आपका वायु परिवहन। और तीसरा होता है साथियों आपका जल परिवहन। तो भारत में जो परिवहन होता है वो कितने तरीकों से होता है, 3 तरीकों से। स्थल में भी साथियों 2 टाइप होते हैं। कौन सा, एक सड़क परिवहन और एक आपका रेल मार्ग परिवहन। ठीक है, तो भारत में परिवहन जो अभी का हमारा टॉपिक है वो है भारत में परिवहन। भारत में परिवहन कितने तरीकों से होता है, तो 1, 2 और 3 तरीकों से होता है साथियों भारत में परिवहन। स्थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। और स्थल परिवहन का साथियों एक विशेष पार्ट है, कौन सा, 2 पार्ट हो जाते हैं एक, और जिसमें सबसे विशेष है रेल परिवहन और सड़क परिवहन। साथियों हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या है, मान के चलो कि सड़क का परिवहन ज्यादा है ना, एक स्थिति से मान के चलें कि सड़क परिवहन बहुत होता है, लेकिन हमसे पेपर में क्या पूछता है, रेल परिवहन। तो हमारे लिए वो इंपोर्टेंट है जो हमारे पेपर में आता है। तो हम डिटेल में जानेंगे आज किसके बारे में, रेल परिवहन के बारे में, थोड़ा सा फिर सड़क परिवहन। वायु परिवहन को लेकर सिर्फ हम एयरपोर्ट की बात करते हैं। जल परिवहन में हम किसको पढ़ते हैं, सिर्फ पोर्टों को पढ़ते हैं कि जो बंदरगाह हैं वो कितने हैं भारत में, कौन कौन से प्राकृतिक हैं और कौन कौन से कृत्रिम है, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं किसमें, परिवहन में। बाकी हमारे लिए कुछ भी इंपोर्टेंट नहीं होता। तो हम सबसे बड़ा सबसे छोटा, स्थल परिवहन वायु परिवहन में सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, एयरपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। जल परिवहन में हम मुख्यतः बंदरगाहों को पढ़ेंगे। और स्थल परिवहन में साथियों सड़क परिवहन में हमें थोड़ा नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कितना % यातायात। और बाकी रेल परिवहन के बारे में थोड़ा सा हम सबसे ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों वो कौन सा है, रेल परिवहन। ठीक, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, रेल परिवहन। रेल परिवहन, साथियों आपके दिमाग में आता होगा कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कौन सी चलाई गई थी। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कौन सी चलाई गई थी, तो आपका डलहौजी का शासनकाल आता होगा और ध्यान आता होगा सन 1853। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, भारत में डलहौजी के समय जो लगभग 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चलाई गई थी वो एक थी पैसेंजर ट्रेन। भारत में सबसे पहली जो रेलगाड़ी चलाई गई थी वो सन 1851 में चलाई गई थी, रुड़की से प्रेम गलियार। लेकिन वो कैसी थी, एक मालगाड़ी थी जिससे क्या ढोया जाता था, जिससे मिट्टी ढोई जाती थी। साथियों जिससे क्या होता था, मिट्टी ढोई जाती थी। तो आपको जानकर खुशी होगी भारत में चलने वाली पहली पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, पहली थी माल गाड़ी। तो रेयर केस में जानकारी पूछ सकता है, लेकिन एक अच्छा फैक्ट है। तो प्रथम मालगाड़ी, प्रथम भारत में चलाई गई प्रथम मालगाड़ी कौन सी थी, तो मालगाड़ी कब चलाई गई थी, 1851 ईस्वी में। कब साथियों, 1851 ईस्वी में। कहां से, रुड़की से प्रेम गलियार, रुड़की से प्रेम गलियार। क्या ढो जाता था साथियों, मिट्टी ढोई जाती थी। इससे क्या ढो जाता था, मिट्टी ढोई जाती थी। तो क्या होता था साथियों, रेल परिवहन में भारत की प्रथम पहली मालगाड़ी कब चलाई गई थी, सन 1851 में। और इससे साथियों क्या किया जाता था, इससे मिट्टी ढोई जाती थी। तो भारत में चलने वाली पहली रेलगाड़ी पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, कौन सी थी साथियों, आपकी एक मालगाड़ी थी, सन 1851 में चलाई गई थी। अगर यहां से सवाल आता है वो किस तरीके से आएगा,
भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो सन होगा 1853। अगर वो शब्द जोड़ देता है भारत में पहली मालगाड़ी कब चलाई गई थी, तो सन 1851। इसके साथ हम तब जाएंगे जब एक इसके साथ हम क्या क्या जोड़ेगा, मालगाड़ी जोड़ेगा। ठीक, तो इसके साथ हम तभी जाएंगे जब क्या जोड़ेगा, वो मालगाड़ी जोड़ेगा इसके साथ हम साथियों, तभी जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम आगे की तरफ और हम जानेंगे कि भारत में पहली जो पैसेंजर ट्रेन थी वो कब चलाई गई थी। तो साथियों 16 अप्रैल का दिन था, 1853 सन था, और तब भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के। मुंबई का एक रेलवे स्टेशन था, कौन सा, बोरी बंदर। तो बोरी बंदर से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। तो कहाँ से, बोरी बंदर से ठाणे के मध्य चलाई गई थी, थाने नहीं, ठाणे। ठीक है, तो भारत की प्रथम क्या है साथियों, भारत की प्रथम यात्री गाड़ी। तो आज हम जानेंगे भारत की प्रथम यात्री गाड़ी। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से इसको रटते हैं कि टाइम भी याद कर लेते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, टाइम भी याद कर लेते हैं, पैसेंजर भी याद कर लेते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतना याद करना है कब चलाई गई थी। तो कब चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853। कहाँ चलाई गई थी, मुंबई के बोरी बंदर रेलवे स्टेशन से, बोरी बंदर रेलवे स्टेशन से कहाँ पर चलाई गई थी, ठाणे तक चलाई गई थी। और साथ ही जो कितने किलोमीटर चलाई गई थी, तो 34 किलोमीटर चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी, 34 किलोमीटर चलाई गई थी। तो रेल परिवहन के बारे में यहाँ पे हमने जाना कि प्रथम मालगाड़ी 1851 में रुड़की से प्रेम गलियार तक चलाई गई थी, और भारत की प्रथम यात्री गाड़ी 16 अप्रैल 1853 मुंबई के बोरी बंदर रेलवे स्टेशन से कहाँ तक चलाई गई थी, ठाणे तक चलाई गई थी। लगभग जो इसकी डिस्टेंस थी कितनी थी साथियों, 16, है ना। अच्छा, इसके 3 डिब्बे हुआ करते थे, कौन से, इसके 3 डिब्बे हुआ करते थे। उन 3 डिब्बों का नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। तो ये मालगाड़ी थी, इसके साथियों कितने डिब्बे, सॉरी, यात्री गाड़ी थी, ये 3 डिब्बों के द्वारा चलाई गई थी। तो सॉरी, 3 इंजन थे, है ना। इसके 3 प्रमुख क्या थे साथियों, इसमें 3 इंजन थे, डिब्बे नहीं थे, है ना। 3 इंजन थे, और 3 इंजन का नाम क्या था साथियों, साहिब, सिंध और सुल्तान। क्या था, साहिब, सिंध और सुल्तान। तो इसके द्वारा इसको खींचने के लिए 3 इंजन प्रयोग किए गए थे, और उन 3 इंजनों का नाम क्या था, साहिब, सिंध और सुल्तान। तो 3 इंजन कौन कौन से हो जाते हैं साथी, साहिब, सिंध और सुल्तान। तो भारत की प्रथम यात्री गाड़ी 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी, 34 किलोमीटर। देखो, आपका समझ में आता है रेलगाड़ी, ठीक है, हम यहाँ रेलगाड़ी पढ़ा रहे हैं, तो एक चीज बताएंगे, पटरियों के, जैसे ये पटरी है, ठीक है, एक पटरी ये है और आगे चलकर एक पटरी ये है, ठीक। तो ये जो स्थान है, ये जो पूरी पटरी है जो पीछे की तरफ जाती है, ये कहलाती है रेल। क्या कहलाती साथी, ये होता है रेल। तो इस रेल पर चलने वाली गाड़ी को ही रेलगाड़ी कहते हैं। तो इस रेल पर चलने वाली गाड़ी क्या कहलाती है, रेलगाड़ी। लेकिन इनके जो मध्य की दूरी होती है, उसे साथियों क्या कहते हैं हम, गेज कहते हैं। तो इनके मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, गेज। और आगे बताएंगे कि गेज कितने प्रकार के होते हैं। गेज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला गेज कौन सा होता है, ब्रॉड गेज। दूसरा गेज मीटरी गेज। और तीसरा साथियों आपका गेज होता है नैरो गेज। ठीक, तो गेज भी 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप समझे कि जिन पटरियों पर रेल चलती है, जो लंबा लंबा स्थान हमें देखने को मिलता है जिस पर ट्रेन चलती है, कुछ इस तरीके से दूसरे डायग्राम के थ्रू समझेंगे, जैसे यहाँ पर है ना। ये क्या कहलाती है, पूरी स्थिति, ये रेल कहलाती है पीछे तक। और दो रेलों के बीच की दूरी क्या कहलाती है साथियों, वो कहलाती है आपकी गेज। ठीक, चलिए, तो आपने यहां पर समझा कि रेल परिवहन भारत की प्रथम मालगाड़ी और भारत की प्रथम यात्री गाड़ी। अब बात करेंगे किसके बारे में, गेज के बारे में। ठीक है, सभी को पता है गेज किसे बोलते हैं। तो दो रेलों के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं साथियों, गेज। तो पहली गेज कौन सी है, ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज। तो दो रेलों के मध्य की दूरी कितनी है यहाँ पर,
1.676 मीटर। दूसरी होती है मीटरी गेज। इनके मध्य की दूरी कितनी होती है साथियों? 1 मीटर। और तीसरी होती है साथियों नैरो गेज। इनके मध्य की दूरी कितनी होती है? 0.676 मीटर। देखो ये जो भारत में वर्तमान स्थिति में अधिकांश जो ट्रेनें चलती हैं वो किस में चलती हैं? ब्रॉड गेज में। जो हमारी पुरानी लाइनें होती थी वो चलती थी साथियों मीटरी गेज में। लेकिन जो पर्वतीय रेलवे होती हैं वहां पर जो रेल चलती हैं वो किस में चलती हैं? अधिकांशतः नैरो गेज में। लेकिन हमारे यहाँ तो डिब्बा जोड़ दिया है ना, किसी में जोड़ दिया 18, किसी में जोड़ दिया 20, किसी में जोड़ दिया 22। लेकिन वहां पर मुख्यतः इंजन के साथ साथ 7-8 डिब्बे मुश्किल से होते हैं, है ना, 6-7-8। तो पैसेंजर की क्षमता भी कम होती है क्योंकि पहाड़ों पर इतनी ज़्यादा लंबी हम नहीं ले जा सकते, कंट्रोल नहीं होगी। इसलिए 6-7 डिब्बे होते हैं, वहाँ पर नैरो गेज का काम करता है। अगर हम वहाँ पर ब्रॉड गेज बनाने लगे तो पहाड़ों की भी कटाई ज़्यादा बड़ी स्थिति से करनी पड़ेगी, जैसे कि कालका शिमला रेलवे, दार्जिलिंग रेलवे, ये सारी रेलवे हैं, ठीक है। तो गेज जो है क्या है? दो पटरियों के बीच की जो चौड़ाई है, दो रेलों के बीच की चौड़ाई क्या कहलाती है? गेज। तो ब्रॉड गेज के मीटर की बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1.676 मीटर। मीटर गेज के बीच मध्य कितनी होती है? 1 मीटर। नैरो गेज की मध्य 0.676 मीटर। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आई होगी। चलिए, तो ये पहली जो रेलगाड़ी है बोरी बंदर से कहाँ तक गुजरती थी? थाने तक जाती थी। और भारत में जो क्या था साथियों, सबसे पहले जो आपका वो था, क्या नाम है, जो ब्रिज बना था, रेलवे ब्रिज, वो बना था थाने नदी पर। तो थाने में एक नदी बहती है, उसमें बना था भारत का सबसे पहला रेलवे ब्रिज। देखो यहाँ पर सबसे पहले कि हमसे एक सवाल पूछेगा किसके में, जैसे आरआरबी जेई का एग्जाम हो गया है ना, तो वो पूछता है कि रेलवे के प्रमुख जोन बताइए कि वर्तमान समय में रेलवे में कितने जोन हैं। तो संख्या जोनों की है कितनी? 18। तो अभी हम बात करेंगे रेलवे जोन के बारे में। कौन सा है? रेलवे जोन। और उसको समझेंगे एक बड़ी बारीकी से मैप के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे मैप, देखिए यहां पर देखेंगे थोड़ा सा, चलिए। रेलवे जोन। तो अभी हम क्या देखेंगे साथियों? रेलवे जोन। देखो उत्तर रेलवे या फिर नॉर्थ रेलवे, उत्तर रेलवे या फिर नॉर्थ रेलवे का जो जोन है साथियों, ये क्या है? ऊपर की तरफ नॉर्थ। और नॉर्थ रेलवे का जोन कौन सा है साथियों? नई दिल्ली। नई दिल्ली। तो उत्तर रेलवे का जो जोन है साथियों वो कौन सा है? नई दिल्ली। और साउथ रेलवे या फिर दक्षिण रेलवे का जो जोन है साथियों वो कहाँ पर पड़ता है? चेन्नई। ठीक। अच्छा, यहां पर अगर बात करें कि ये जो है बिल्कुल है किसमें? पूरब में। तो ईस्टर्न रेलवे का जो जोन पड़ता है साथियों वो कहां पर पड़ता है? तो वो पड़ता है साथियों कोलकाता। तो कोलकाता। तो ईस्टर्न रेलवे का जो जोन है साथियों कहां पड़ता है? कोलकाता। और ये यहां पर अगर हम देखेंगे कौन सा, वेस्टर्न रेलवे का जोन पड़ता है वो साथियों मुंबई। देखो सेंट्रल रेलवे या फिर केंद्रीय रेलवे का जो जोन है वो कहां पर पड़ता है? सीएसटी। साथियों कहां पड़ता है? सीएसटी। इस सीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और ये भी कहां पर है? मुंबई में। लेकिन हमें मध्य में लेना पड़ेगा क्योंकि क्या है ये? सेंट्रल रेलवे का जोन है। और वो जोन कौन सा है साथियों? ठीक है, अब बात करेंगे साथियों कि उत्तर पूर्व रेलवे यानी नॉर्थ ईस्ट रेलवे का जो जोन पड़ता है वो कहां पर पड़ता है? तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे का जोन पड़ता है साथियों, वो पड़ता है आपका गोरखपुर में। क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट रेलवे का जो जोन है साथियों वो कहां पड़ता है? गोरखपुर में। अब बात करेंगे कहां पर? नॉर्थ, सॉरी, हाँ, नॉर्थ वेस्ट है ना। उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय पड़ता है साथियों वो कहां पर पड़ता है? वो पड़ता है साथियों जयपुर में।
तो कहाँ पड़ता है साथियों? जयपुर में। तो ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट। एन ई लिख के काम चला लेंगे हम। कौन सा है? एन ई। अब यहां तक हो गया। अब पूछेगा कि साउथ वेस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां पर पड़ता है? कहाँ पर पड़ता है साथियों? तो साउथ वेस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पड़ता है साथियों? तो हुबली में पड़ता है। कहाँ पर? हुबली। और हुबली कहाँ पड़ती है साथियों? कर्नाटक में। तो हुबली कहाँ पर है साथियों? कर्नाटक में। अगर हम यहाँ की बात करें कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पड़ता है, तो वो भी साथी कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। तो कहाँ पर? कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, ये पड़ता है कोलकाता में। फिर एक आता है आपका साथियों उत्तर मध्य रेलवे का, है ना। नॉर्थ मिडिल रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर पड़ता है? तो साथियों ये पड़ता है कहाँ पर? इलाहाबाद में। साथियों ये कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में। यानी नॉर्थ मिडिल रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर पड़ता है? इलाहाबाद में। ठीक है। अच्छा, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो साथियों वो पड़ता है कहाँ पर? जबलपुर में। तो कहाँ पड़ता है? जबलपुर। और जबलपुर कहाँ है साथियों? मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो कहाँ पड़ता है? जबलपुर, मध्य प्रदेश। ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद और वेस्ट सेंट्रल कहाँ क्या हो गया साथियों? जबलपुर। ठीक है। अच्छा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कौन सा साथियों? ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय तो पड़ता है साथियों हाजीपुर। और ये जो आपका हाजीपुर है ये पड़ता है साथियों कहाँ पर? बिहार में। हाजीपुर का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? बिहार में। अगर हम यहां से ऊपर की तरफ जाएं कि साउथ मिड मिड रेलवे का मुख्यालय है ये कहाँ पर पड़ता है? बताइए। साउथ सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां पर पड़ता है? तो साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय, तो साथियों जो साउथ साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय पड़ता है वो कहां पड़ता है? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। तो कहां पड़ता है? सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद, ये सिकंदराबाद कहां पर पड़ता है साथियों? सिकंदराबाद बताइए कहां पड़ता है? सिकंदराबाद, हैदराबाद, ये सारे सिकंदराबाद और हैदराबाद हैदराबाद आसपास पड़ते हैं। ठीक है। बताइए, सिकंदराबाद पड़ता है साथियों आपका तमिलनाडु में। सिकंदराबाद कहाँ पड़ता है साथियों? तमिलनाडु में। ठीक है। अच्छा, यहां पर हमने लगभग रेलवे के कितने जोन थे साथियों? 18 जोन थे। कितने? 18। तो यहां पर हम कितने जोन कर चुके हैं? 12, है ना। फिर अगर हम तटीय रेलवे की बात करने लगे तो काफी ज्यादा मामला घट जाएगा, लेकिन हम इस मैप के थ्रू 12 जो जोन है वो आसानी से याद कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया? अब हम इसके दूसरे कलर से लिखेंगे कि क्या है? उत्तर रेलवे। कौन सा है साथी? उत्तर रेलवे। यानी नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली, है ना। आगे बताएंगे कि ये क्या है? नॉर्थ सेंट्रल, है ना। उत्तर मध्य, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है साथी? इलाहाबाद। ये क्या है? छत्रपति शिवाजी रेलवे सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई। कोलकाता, कोलकाता में कौन सा पड़ता है? ईस्टर्न रेलवे। ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहां पर है साथियों? ये पड़ता है साथियों कोलकाता में। जो आपकी ईस्टर्न रेल सॉरी क्या हो जाएगा इसे? पूर्वी जोन, है ना। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है साथी? पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है ये साथी कहां पर पड़ता है? कोलकाता में। ठीक। अब यहां पर बात करेंगे, ये हो गया। आगे, है ना। चेन्नई।
दक्षिण रेलवे कौन सा है साथी? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां पर पड़ता है साथियों? चेन्नई में। ठीक, आगे पढ़ेंगे हम दक्षिण पूर्वी। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? दक्षिण पूर्वी। दक्षिण पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है साथियों वो कहां पड़ता है? हुबली, कर्नाटक। आगे इधर की तरफ आए तो वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे है ना, यानी कि पश्चिमी रेलवे। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है साथियों? वो है मुंबई में। अब यहां पर क्या हो गया? वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, मतलब साथियों पश्चिमी केंद्रीय रेलवे। कौन सी? पश्चिमी केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर, मध्य प्रदेश, है ना। और दक्षिण मध्य रेलवे यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय कहां पर है साथियों? सिकंदराबाद में पड़ता है। आगे देखेंगे कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, और ये पड़ गया नॉर्थ ईस्ट रेलवे। नॉर्थ ईस्ट रेलवे यानी उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है ये कहां पड़ता है साथियों? ये पड़ता है आपका गोरखपुर में, है ना। उत्तर पूर्वी रेलवे। अब यहां पर आ गया कौन सा? साउथ ईस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे। तो साउथ ईस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है कहां पड़ता है साथियों? कोलकाता में पड़ता है। चलो, और कौन सा बचा? हाँ, ये बचा नॉर्थ वेस्ट रेलवे। कौन सा है साथियों? नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, ये नॉर्थ वेस्ट होगा। नॉर्थ वेस्ट रेलवे, है ना, यानी उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? जयपुर। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर, और क्या हो गया? ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, है ना। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, तो ये क्या हो गया? ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे कहां पर हो गया साथियों? हाजीपुर, बिहार। ठीक है, और बीच वाला तो पूछ गया। और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी पश्चिमी केंद्र का मुख्यालय कहां पर है? यहां पर। अच्छा, वेस्टर्न पश्चिमी रेलवे कहां पर पड़ता है? मुंबई, ठाणे। दक्षिण पूर्वी रेलवे हुबली, कर्नाटक। दक्षिणी रेलवे चेन्नई। ठीक है, तो सारे लगभग बंद से हो चुके हैं आपस में। बीच में एक खुला बचा है, कौन सा? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और जो कि है केंद्रीय जोन का मुख्यालय। अब सवाल आ रहा होगा कि बीच में डाल दिया सीएसटी, तो डायरेक्शन सिर्फ समझाने के लिए है। ये सीएसटी तो उधर होगा ना, बिल्कुल मुंबई के पास। ये तो पास चला जाएगा, भारत की मुख्य भूमि को भी छोड़ जाएगा, क्योंकि मुंबई क्या है? 7 टापुओं का शहर है साथियों। क्या? मुंबई। मुंबई क्या है? 7 टापुओं का शहर है आपका मुंबई। तो लगभग 18 जोन में से हम 12 जोन यहां पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे बात करेंगे हम किसके बारे में? अन्य जो हैं, हम हमारे 6 जोनों के बारे में बात करेंगे, जो अन्य जोन बचे हैं, है ना। सबसे पहला कौन सा है साथियों? जो अभी नया बना है उसके बारे में, दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे मतलब ईस्टर्न, सॉरी साउथ कोस्टल रेलवे। और ये कहां पड़ता है साथियों? विशाखापट्टनम। कहां पड़ता है साथियों? विशाखापट्टनम।
ये पड़ता है साथियों विशाखापट्टनम। आगे देखेंगे, पूर्वी सीमांत रेलवे कौन सा है साथियों? पूर्वी सीमांत रेलवे, ये पड़ता है साथियों आपका गुवाहाटी। और गुवाहाटी कहां पड़ता है? असम। गुवाहाटी, असम, पूर्वी सीमांत रेलवे। चलिए, तो पहला कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे कहां पड़ता है? विशाखापट्टनम। फिर कौन सा है आपका? पूर्वी तटीय रेलवे गुवाहाटी, असम में पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। कौन सा साथियों आपका? पश्चिमी तटीय रेलवे। बताइए जरा, पश्चिमी तटीय पश्चिमी तटीय, चलिए साथियों शुरू करते हैं। आगे हम जानेंगे किसके बारे में? दक्षिण तटीय रेलवे। कौन सा है साथियों? दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे का जो मुख्यालय साथियों वो कहां पर है? तो ये है बिलासपुर। और बिलासपुर कहां पड़ता है साथियों? दक्षिण तटीय रेलवे। चलो ये थोड़ा सा गलत, थोड़ा ये दक्षिण तटीय रेलवे। एक सेकंड।
साथियों। अच्छा देखो, पूर्वी तटीय रेलवे। साथियों ये जो पूर्वी तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है आपका, ये पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय पड़ता है साथियों भुवनेश्वर। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर पड़ता है? भुवनेश्वर। आगे देखेंगे साथियों, दक्षिण पूर्वी केंद्रीय रेलवे, इसका मुख्यालय साथियों कहां पर? बिलासपुर में। कहां पर? बिलासपुर में। और आगे जो 17वां मुख्यालय हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कोलकाता मेट्रो। कोलकाता जो मेट्रो है इसका मुख्यालय है साथियों आपका कोलकाता में। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? कोलकाता में। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और थोड़ी सी आप हमें कल क्या बताएंगे। हमने लगभग 17 जोन कंप्लीट कर चुके हैं और आप हमें 18वां जोन बताएंगे। तो तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच।